वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम खास मुलाकात लेने जा रहे हैं अहिल्या नगरी के और इंदौर जिले के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि जिनका नाम है राहुल जगताप देव जी। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। नमस्कार। उनका एक काव्य संग्रह पूरे देश विदेश में बड़ा सराहनीय हो रहा है, उसके दर्शन हम करवा रहे हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म स्थान कहाँ? मेरा जन्म स्थान इंदौर शहर है, माँ अहिल्या की नगरी है। मेरा हाल मुकाम है महू। पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का शुभ नाम है चंद्रशेखर जगताप। माता जी का शुभ नाम? मेरी मम्मी का नाम है विमला जगताप। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको काव्य क्षेत्र में आने की? काव्य क्षेत्र ये नैसर्गिक होता है, ये ऊपर वाले की देन होती है जी। मेरा ऐसा सोचना है। हाँ। जब छोटे थे, बाल्यकाल अवस्था थी, तभी से विचार और ख्याल तो जहन में गूंजने लगे थे। उनको अमली जामा पहनाते पहनाते आज इस रूप में आ गए हैं कि किताब भी आ गई। स्वागत है किताब का। और आपसे एक सवाल और कि आप एक खिलाड़ी भी रहे हैं, आपने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? मैं नेशनल खेला हूँ क्रिकेट में, जूनियर लेवल पे। और क्रिकेट में ही मैं अभी वर्तमान में इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन का मानद सदस्य हूँ, लाइफ टाइम मेंबर हूँ। क्या पढ़ाई हुई आपका एजुकेशन? मैं पेशे से तो लेखापाल हूँ। मैं मैनेजर हूँ अभी मृगनयनी मध्य प्रदेश एम्पोरियम मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है उसमें। और मैंने बेसिकली बीकॉम किया, कॉमर्स रहा है मेरा सब्जेक्ट। आज गुलजार साहब का जन्मदिन है और आप उनसे प्रेरित रहे हैं। गुलजार साहब के काव्य यात्रा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? गुलजार साहब के बारे में तो ये तो सर्वप्रथम तो उनको शुभकामनाएं कि आज उनका जन्म दिवस है। और कहीं ना कहीं मेरी रचनाओं में उन्हीं का रंग लोगों को नज़र आता है। हालांकि उनके बारे में सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होती है। तो गुलजार साहब के बारे में बस यही कहेंगे कि उनकी जो सोच है, जिस तरीके का उनका लेखन है, उस लेखन में एक इतने प्रकार के रंग नज़र आते हैं, इतने प्रकार के शेड्स, इतने प्रकार के आयाम, इतने प्रकार के एंगल, इतने प्रकार के मोड़, इतने प्रकार की मंजिलें नज़र आती है, वो शायद मुझे किसी और शायर में नज़र नहीं आती। जी, आपके विचारों का हम अभिनंदन करते हैं और इस बात से हम सहमत हैं। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे, महाकवि नीरज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी को मुख्य तौर पे तो फिल्मी गीतों के माध्यम से ही सुनने को मिला है। पर नीरज जी हिंदी के इतने महान कवियों में से हैं कि हमारे प्रदेश के हैं। हम एक तो यहाँ पर उनने काफ़ी कवि सम्मेलन में आए हैं, पधारे हैं वो, और उनको एक दो बार सुनने का मौका मिला। पर नीरज जी हिंदी में जो बात कहते हैं वो भी इसी तरीके की कि उनकी कविताओं में बहुत सारे रंग हैं। ऐसे रंग एक कवि जब बिखेरता है तो उसकी आभा ही निराली होती है। इस साहिर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको भी खूब पढ़ा होगा आपने। साहिर साहब को लोग गीतकार के तौर पे पहचानते हैं फिल्मी गीतों के लिए। पर साहिर साहब को यदि मैं दूसरे एंगल से देखूं तो साहिर साहब उर्दू के महानतम कवियों में से एक हैं। जो जैसे जाल फिल्म में एक लाइन लिखते हैं वो कि पेड़ों पे सोई सोई चांदनी। अब ये गुलजार साहब भी इस चीज़ को कहते हैं कि कवि क्या बात कह गया। ऐसे थॉट्स लेके आना, ऐसे विचार लेकर आना, अपने आप में एक नवीनता भरे ख्याल लेकर आना, ये उस गीतकार, उस कवि को महान बनाता है। पेड़ों की शाखों पर सोई सोई चांदनी, वो क्या बात कहते हैं। आपने ओशो रजनीश को भी काफ़ी पढ़ा है, ऐसा हमें मालूम चला है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस चीज़ से आप प्रभावित हुए ओशो रजनीश?
ओशो को बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है मैंने, पर ओशो को जितना भी पढ़ा है मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि एक जन्म में किसी व्यक्ति के पास इतना ज्ञान का भंडार कैसे आ जाते हैं। उन्होंने जिन जिन सब्जेक्ट्स को हाथ लगाया है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर पब्लिकली या ऐसे बोलना, मतलब ज्ञान का कितना भंडार होगा उनके पास, तब जाके वो बेबाक तौर पे अपनी उसका विश्लेषण कर पाए, अपनी बातें कह पाए उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ओशो मेरी सोच से बहुत बहुत आगे है और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने उनके दौर में जन्म लिया। ये त्रिवेणी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? त्रिवेणी गुलजार साहब ने एक विधा काव्य की इजाद करी है और त्रिवेणी बेसिकली होती तो 3 लाइनें हैं, पर इस 3 लाइन में एक ऐसा ट्विस्ट होता है, एक ऐसा मोड़ होता है तीसरी लाइन में कि वो शुरू की जो 2 लाइनें होती है जिससे एक बात स्थापित हुई है, एक स्टेब्लिश हुई है, उसी में से निकलती हुई एक तीसरी लाइन दिखे और तीसरी लाइन जब आती है तो ऊपर की 2 लाइनों के या तो मानी बदल दे जो उन्होंने एक बात स्थापित करी है, या उसको एक नया मोड़ दे दे, या उसको एक नया रंग रूप दे दे। पर खासियत यह है कि उन 2 लाइनों में से ही एक तीसरी लाइन निकलनी चाहिए। जैसे सिली माचिस सी होके रह गई है जिंदगी, ये पहला मिसरा हुआ पहली लाइन में, आप इसको गंगा समझ लीजिए। सिली माचिस सी होके रह गई है जिंदगी, हर बार उम्मीदों का गला घोंट जाती है। ये 2 लाइन में एक बात कंप्लीट हो रही है कि जिंदगी सिली माचिस सी होके रह गई है। अब इसी में से तीसरी एक लाइन आनी चाहिए, वो त्रिवेणी का अर्थ बनाती है। सिली माचिस सी होके रह गई है जिंदगी, हर बार उम्मीदों का गला घोंट जाती है, एक आस की खातिर फेंकी भी नहीं जाती। क्या बात। तो ये त्रिवेणी मुख्य तौर पे गंगा जमुना और शुरू की 2 लाइनों का आप कह लीजिए। हाँ। तो तीसरी लाइन होती है कि ये सरस्वती वहीं से निकलती हुई दिखना चाहिए। और कुछ सुनाइए आप, स्वागत है आपका। जी, मेरी किताब आई है त्रिवेणी के ऊपर, त्रिविम नाम से। जी। उसी से है ये एक त्रिवेणी। गुलजार साहब के बर्थडे पे उन्हीं को भेंट करता हूँ। उसकी राह है त्रिवेणी पर मैं बस चला था। क्या बात। उसकी राह है त्रिवेणी पर मैं बस चला था, उस राह का पता लोग आज मुझसे पूछते हैं। क्या बात। उस राह का पता लोग आज मुझसे पूछते हैं, वगरना शहर में देव की आबरू क्या है। क्या बात है, वाह। आपने मुजफ्फर वारसी जी को बहुत पढ़ा है जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुजफ्फर वारसी साहब भी, उनकी लिखी हुई गज़लें मुझे बहुत पसंद है और मुजफ्फर वारसी साहब को व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत पसंद करता हूँ और उनकी सोच, जो जिस तरीके की उनका लेखन है, एक जगह वो कहते हैं कि सोचते सोचते दिल डूबने लगता है मेरा। क्या बात है। सोचते सोचते दिल डूबने लगता है मेरा, जहन की तह में मुजफ्फर कोई दरिया तो नहीं। क्या बात। तो ऐसी बातें कहने वाले बहुत महान शायर है वो। वारसी जी मूलतः पाकिस्तान के रहे। आप, एक सवाल आपसे, और पंजाब के सुदर्शन फाकिर, उनके बारे में क्या कहना है? सुदर्शन फाकिर साहब हुए, शहरयार साहब हुए, वसीम बरेलवी साहब हुए, ये सब मेरे पसंदीदा शायर रहे हैं। तो अब इनके बारे में क्या कहना, इनको या शहरयार जी को आपने खूब पढ़ा है? शहरयार जी की खासकर मुझे नज़में बहुत पसंद है। क्यों अच्छी लगती हैं? शहरयार साहब की नज़मों में वही है कि मैं जिस पैटर्न पे नज़में लिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शहरयार साहब हैं या गुलजार साहब हैं, उनका पैटर्न और
काव्य में बहुत सारी विधाएं होती है। अब उस विधा में ये नई कविताएं जो लोग कहते हैं, उर्दू में हम नज्म बोल रहे हैं, वो जो पैटर्न है, वो जो एक पिक्चर सी बनती हुई नजर आनी चाहिए कविता में, और आखिरी में जाके एक ट्विस्ट आ जाए, एक मोड़ आ जाए। तो इस प्रकार की जो नज़में वो लोग लिखते हैं, वही मेरी भी शैली है, इसलिए वो मुझे पसंद है। अच्छे काव्य में गतिमयता होनी चाहिए, भाव पक्ष कला पक्ष अच्छा हो, और आपका कहना है और सबका ये मानना है कि उसमें चित्रमयता हो तो वो काव्य अजर अमर हो जाता है। देव जी से साक्षात्कार अभी जारी है। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि और कौन से कवि आपको अच्छे लगते हैं, चिंतक आप? मुझे गुलजार साहब तो बहुत पसंद है, और बहुत कम बच्चे गुलजार साहब की जो शैली है उसमें अभी कह रहे हैं, नया वर्ग मुझे बहुत कम देखने में मिल रहा है। कौन कौन लोग उस कला को आगे बढ़ा रहे हैं? गुलजार साहब की जो त्रिवेणी की बात है, तो इस त्रिवेणी विधा में तो अभी तक जो देखने में आया है, एक मेरी किताब है, उसके बाद कुछ शायद उत्तर प्रदेश के हैं, त्रिपुरारी लालजी शर्मा, उनको देखने को मिला है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोग ही है। ये विधा 3 लाइनों की होते हुए भी पता नहीं क्यों लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने पैर नहीं जमा पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कह नहीं पा रहे हैं। तो गुलजार साहब भी कहते हैं ये इस विधा के लिए तो कि ये योगासन में करके दिखा सकता हूँ, समझा नहीं सकता। क्या बात! ये जिसको समझ में आ जाए बस ये उसी की है ये विधा। हिंदी काव्य मंचों पर और अधिकांश तौर पर अच्छी और सच्ची कविता खोती जा रही है, विचार प्रधान कविता लुप्त होती जा रही है। आप अच्छी कविता, सच्ची कविता की रक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सर, अच्छी कविताओं के लिए नए लोगों को तो यही कहूँगा कि खूब साहित्य पढ़ें और उस साहित्य को की रूह को समझें कि उसमें क्या बात शायर कहना चाहता है। उच्च दर्जे का साहित्य पढ़ने के बाद में वहाँ से लिए गए शब्दों को अपनी भाषा शैली में समाहित करें और ऐसा सोचें अपनी कविताओं के माध्यम से, या ऐसी उपमाएं दें, ये सोच के लिखें कि ऐसा इस संसार में कभी किसी ने नहीं कहा गया होगा। ऐसी उपमाएं दें। मैं एक जैसे बांगी देता हूँ छोटी छोटी सी, कि आप की शैली थोड़ी सी नवीनता लिए हुए होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी नज्म है, अभी नदी के कांधों पर था। अभी नदी के कांधों पर था, अभी समंदर में फैल गया। क्या बात! अभी नदी के कांधों पर था, अभी समंदर में फैल गया। उठा हूँ तो बादलों में मकान बना लिया। क्या बात है! उठा हूँ तो बादलों में मकान बना लिया। मौसम बदलने दो, फिर से बरस जाऊंगा। क्या बात! मौसम बदलने दो, फिर से बरस जाऊंगा। मैं जानता हूँ पहली बारिश में भीगना पसंद है तुम्हें। क्या बात है! वाह! एक रचना आपकी आह नामक है, वो हमने सुनी है और पढ़ी है, वो सुनाइए आप। स्वागत है। नज्म का नाम है आह। स्वागत। एक शाम तेज दौड़ी थी आह। क्या बात! एक शाम तेज दौड़ी थी आह, थरथराते दिल से निकलकर लबों को कपकपाते हुए, बस्ती से होती हुई शहर के बाहर। क्या बात! पहाड़ी के परली तरफ मुकाम था उसका। क्या बात! पहाड़ी की परली तरफ मुकाम था उसका। खड़ी चढ़ाई थी। क्या बात! खड़ी चढ़ाई थी, हाफ गई बेचारी। क्या बात! पहाड़ी के परली तरफ मुकाम था उसका, खड़ी चढ़ाई थी, हाँफ गई बेचारी। पांव अटक गया था हवा के किसी झोंके में। क्या बात! फिसली कि बस जान ही बची। लहू लुहान खराश से भरी, घूमड़ माथे का सहलाती, आ बैठी
फिर से जिस्म के कोने में। क्या बात। दरिया से होके गुजरे, दरिया से होके गुजरे तो बस वही एक जरिया है, दरिया से होके गुजरे तो बस वही एक जरिया है। मौसम बदले, रुख हवा का बदले, बैठ के सफीने में पाल खोलेगी ना जब। दरिया से होके गुजरे तो बस वही एक जरिया है। मौसम बदले, रुख हवा का बदले, बैठ के सफीने में पाल खोलेगी ना जब। तुम तलक शायद पहुंच भी जाए, तुम तलक शायद पहुंच भी जाए। क्या बात। राहुल जगताप जी का काव्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ उस पर आपने काफ़ी मार्मिक कविता लिखी। इंदौर में एक बच्ची की हत्या दुष्कर्म के बाद कर दी गई, तब भी आपने एक बहुत सुंदर कविता लिखी। जिंदगी पर आधारित आपने कविता लिखी हैं और चांद पर कविता लिखी आपने, और इसके अलावा आपने आम पर कविता लिखी, बादलों पर कविता लिखी। प्रकृति से प्यार करने वाले राहुल जगताप जी आध्यात्मिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। आपके गुरुजी का क्या नाम है आध्यात्मिक क्षेत्र? मेरे गुरुजी बर्फानी धाम दादाजी के शिष्य हैं। उनके बर्फानी धाम दादाजी के शिष्य थे जगत गुरु राजीव लोचन जी महाराज। उनके शिष्य हैं मेरे गुरुजी हनुमान दास जी महाराज, ओंकारेश्वर के हैं। तो वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हो गई कि आप आध्यात्म से जुड़ गए? मैं इतना पूजा पाठ मैं भगवान में विश्वास तो रखता हूँ, पर मैं ज़्यादा पूजा पाठ और रीति रिवाज आते नहीं थे मुझे। और अचानक से ये ऊपर वाला जब अध्यात्म की तरफ मोड़ना चाहता है तो तब कुछ कारण ऐसे बना देता है कि मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी मिले। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिला और जीवन जीने का एक नया नज़रिया मिला, पॉजिटिविटी आई लाइफ में। तो ये ऊपर वाले की देन थी कि कितने साल हो गए कि आप? मुझे 3 साल हो गए हैं मेरे गुरुजी से मुलाकात हुए, और इन 3 सालों में लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी सी लगने लगी एक तरीके की। आपकी बेटी अमेरिका में? जी हाँ। क्या करती हैं? मेरी बेटी 12th के बाद ग्रेजुएशन करने एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका गई थी, पर उसका रुझान फिज़िक्स की तरफ ज़्यादा था, भौतिकी की तरफ ज़्यादा था। तो धीरे धीरे उसका ग्रेजुएशन वहाँ पे कंप्लीट हुआ भौतिकी में, फिज़िक्स में, और अभी अमेरिका में वो एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर रही है बड़ी बेटी। और देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी कुछ चर्चा हो जाए। आप काफ़ी अध्ययनशील हैं। आप जानते हैं कि भारत में आतंकवाद जड़ें जमा चुका है और श्रीनगर कश्मीर अभी भी अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता है कि आतंकवाद से जय विजय प्राप्त की जाए। हम गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं। यहाँ पे प्रेम की बोलियाँ हर मोड़ पे बोलते हुए हर व्यक्ति नज़र आ जाता है। यदि किसी बातों पे लेकर मनमुटाव है तो उनके ऊपर चर्चा करके उसका हल निकाला जा सकता है, पर तलवार और बंदूक और बम और गोले की भाषा से कभी भी किसी बात का फैसला हो नहीं पाएगा। मन बदलने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो और इसके लिए हमारे जो देश के जागरूक और नेता लोग हैं वो लोग प्रयास करते भी हैं। इस देश को आगे बढ़ना चाहिए बस समय के साथ। देश के साहित्यकारों को, खास तौर पे कवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप अध्ययनशील हैं और काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं और स्तरीय लिख रहे हैं। आप जानते हैं अधिकांश काव्य मंचों पर चुटकुले फुहरता होती जा रही है, और अच्छा कवि उसे ही माना जाता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चुटकुले सुनाए और
घटिया मनोरंजन जनता का करे तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, कुछ मजाकिया बातें तो ठीक है, मंचों पे लोग बोलते हैं, पर वो एक पर्टिकुलर वक्त तक ही ठीक रहती है। जब आप लंबे समय तक याद रखा जाना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको समाज में उसके व्याप्त जो निर्धारित उसके मापदंड है, उन मापदंडों के अनुसार अपनी कविताएं कहनी चाहिए, अपनी रचनाओं में ऐसी बातों का समावेश करते रहना चाहिए। रही बात नए शायरों की, तो उसमें यही कहूँगा कि अपनी शैली में आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं उसमें नवीनता बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी उपमाएं, ऐसा रस घोलें, ऐसे रंग घोलें कि उनमें आपको सबसे जुदा रंग आपका होना चाहिए। आप अपनी बात मुख्तलिफ अंदाज में कहें, आपको मकबूल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपसे एक सवाल हम और करना चाह रहे थे और करेंगे कि ज़िंदगी पर भी आपने कविता लिखी है। आपका हमें ये मालूम चला है कि आपका एक काव्य संग्रह नया आने वाला है, क्या नाम रहेगा? मेरा जो नया काव्य संग्रह आ रहा है वो 8वां चांद के नाम से आ रहा है। और 8वां चांद में खालिस नज़में हैं, लगभग 268 के आसपास उसमें नज़्म आ रही हैं, और जल्दी ही वो उसका पटल पे आ जाएगी। वो हमने सुना है 14वीं का चांद, वो तो सुना है, लेकिन ये 8वां चांद शीर्षक क्यों रखा? 8वां चांद शीर्षक इसलिए है कि 8वें चांद को देख के मुझे कभी भी समझ में नहीं आया, या किसी को समझ में नहीं आया कि ये पूर्णिमा पूनम को जाता हुआ चांद है या अमावस को जाता हुआ चांद है। आधा रोशन आधा स्याह 8वां चांद। दूज तीज 14वीं के चांद को तो सब पसंद करते हैं, 8वें चांद को कोई करता ही नहीं था। तो एक दिन नींद से जगाकर उसी 8वें चांद ने मुझसे कहा कि इन चांदों को तो सब पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, और तुम्हें किताब का नाम चाहिए, तो मुझे ही क्यों नहीं रख लेते? तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी किताब में भी यही है कि कुछ को इस किताब से मोहब्बत होगी और किसी को इससे नफ़रत होगी। कोई कहेगा कि बहुत अच्छी नज़्में हैं, कोई कहेगा कि नहीं अच्छी। अब ये देखने वाले के नज़रिए के ऊपर है कि वो इसका रोशन पक्ष देखता है या स्याह पक्ष देखता है। तो मेरी किताब मैंने 8वां चांद नाम रख दिया। बहुत अच्छा। उस 8वें चांद को भी मानी मिल गए। हाँ। उस किताब के माध्यम से हाँ। मुझे भी किताब का नाम मिल गया। एक रोचक सवाल आपसे और, आपको देख के महाराणा प्रताप या शहीद आजम भगत सिंह की याद आ जाती है, क्योंकि आपकी मूंछें बहुत जोरदार है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो शैली है। बहुत समय तक क्लीन शेव भी रहा हूँ, देवानंद साहब का फैन रहा हूँ, तो तखल्लुस भी उन्हीं के कारण से रखा हुआ है मेरा। पर यह है कि उम्र के साथ साथ मुझे रखने का शौक आ गया, तो मुझे रख लिया है। बहुत रोचक सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, रोचक आप जवाब दे रहे हैं। अब आखिरी सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि आपकी तरक्की में, साहित्य सृजन में आप किसका योगदान मानते हैं? मेरा साहित्य से रुझान उचट चुका था, मैं लिखना लगभग छोड़ चुका था। उसके बाद मेरी बेटी का जब जन्म हुआ, बड़ी बेटी का, ओशिना, तो मेरे दिल में उमंगे, हिलोरे, रंग, ये सब उठने लगे, और उस बेटी के ऊपर मैंने कविता लिखी। स्वागत है। तो उस के बाद मेरा लेखन का कार्य फिर से शुरू हुआ, और इसमें मेरी धर्मपत्नी ज्योत्सना, मेरी बड़ी बेटी ओशिना, छोटी बेटी शाइना, इन तीनों ने ही बहुत सहयोग दिया। और साथ में समय समय पर मेरे जो दोस्त यार हैं,
देवेंद्र परमार, पीनू, अतुल परदेशी, धीरेन्द्र सक्सेना, इन सबों को मैं सुना सुना के बोर करता रहा। इन लोगों ने समय समय पर मुझे सराहा और जिसकी परिणति है कि नज्म कहता चला गया हूँ और शायद भविष्य में भी कहता रहूँगा। एक मित्र आपके और हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, अतुल केकरे जी। अतुल केकरे हमारे माय मौशी ग्रुप के मराठी के साहित्यकार हैं वो भी, और काफ़ी अच्छे हमारे मित्र हैं जी, बहुत अच्छा जी। लिखते हैं वो भी। चचा नाम से लिखते हैं तो बड़े अच्छी स्टाइल में लिखते हैं वो, अतुल केकरे जी। और कोई कविता सुनाने की मेहरबानी करें, जिससे कि आपको देश विदेश के सब लोग सुनेंगे, देखेंगे। एक नया विचार लगता है मुझे, शायद मैं कुछ अपनी बात नवीनता से कहने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी नज्म है। मैंने एक डायमेंशन दिया है, नदी, सूखी नदी है, बादल और पानी, इसको एक डायमेंशन दिया, एक साइकिल बनाने की कोशिश करी है मैंने उसको नज्म के माध्यम से। आम के पेड़ से कह रही थी नदी, बहुत बढ़िया। आम के पेड़ से कह रही थी नदी, जरा सी केरियां फेंको इस जानिब। क्या बात है। आम के पेड़ से कह रही थी नदी, जरा सी केरियां फेंको इस जानिब, दिखता नहीं कि मैं हामला हूं। हामला कहते हैं प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती को, उर्दू अल्फाज है हामला। दिखता नहीं कि मैं हामला हूं, अजल से खुदा का रिवाज है। क्या बात है। इसमें उर्दू अल्फाज आ रहा है अजल। अजल हिंदी में कहता है बिना पानी का, बिना जल का। अजल होता है अनादिकाल से। अजल से खुदा का रिवाज है, बादल बरस के चले जाएंगे, क्या बात, आपको पालेगी नदी। क्या बात है। आप कहते हैं पानी को। अजल से खुदा का रिवाज है, बादल बरस के चले जाएंगे, आपको पालेगी नदी। सूरज की शुआएं, किरणें, सूरज की शुआएं जब पंख देगी ना इन्हें, क्या बात है। खुद ही उड़ना सीख जाएंगे। क्या बात। खुद ही उड़ना सीख जाएंगे। एक साइकिल है, वो बड़े होंगे, जब उड़ना सीख जाएंगे वो बादल बनेंगे। अब वो बादल बन गए, वो बादल बन गए, वो किसी सूखी नदी के पास बरसेंगे, उनके पास आके उसको हमला करेंगे, उसकी कोख में पानी आएगा, आब आएगा जिसे कहा है। अब सूरज आएगा, फिर वो अपनी किरणों से उनको पंख देगा, वो भाप बनेंगे, वाष्पित होंगे, वो वाष्पित होके बादल बनेंगे। फिर वो किसी नदी को, सूखी नदी को हमला करेंगे, वो नदी फिर किसी आम के पेड़ से केरिया मांगेगी, फिर वो ऐसे ये साइकिल पूरा चलता रहता है। इस तरीके क्या सोच लेके आए। एक रचना आपकी लोकप्रिय रचना रही है, जो कि आपने एक दुष्कर्म के खिलाफ क्रांतिकारी कविता लिखी थी, और हम राहुल जी से वो कविता सुनना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं कि आपका ये साक्षात्कार कैसा लगा और हमारी पहल आपको कैसी लगी। सुनाइए आप। स्वागत। निर्भया कांड के बाद भी एक और रेप की घटना हुई थी, और उसमें वो लड़की बेचारी जीवन और मौत के संघर्ष में उलझी हुई थी। तब इस नज्म का जन्म हुआ था, और उसकी बचने की गुंजाइश बहुत कम थी, और अंततः उसकी मौत हो गई थी। तो वहीं से ये उपजी थी ये नज्म। रोष तो निर्भया कांड के बाद भी था, और इस घटना के बाद फिर अपनी भावनाएं कैसे एक्सप्रेस करता है, तो इस नज्म के माध्यम से किया था मैंने जी। कि उधेड़ दें जिस्म की चाहे धज्जियाँ, उधेड़ दें जिस्म की चाहे धज्जियाँ, इसे दर्द न माना जाएगा। क्या बात। उधेड़ दें चाहे जिस्म की धज्जियाँ, इसे दर्द न माना जाएगा। कोई इमदाद हासिल नहीं होगी। क्या बात। इमदाद, मदद, कोई इमदाद हासिल नहीं होगी तुम्हें। इंसाफ पाना हो गर, इंसाफ पाना हो गर, तो कर दो जिस्म के कफस से आजाद लहू लुहान रूह को। वाह।
इंसाफ पाना हो गर तो कर दो, जिस्म के कफस से आजाद लहू लुहान रूह को, इसकी चीख फिजा में गूंजने दो। क्या बात, इसकी चीख फिजा में गूंजने दो। ये बहरी कौम है, ये बहरी कौम है, इसे मौत की आवाज़ सुनाई देती है फ़कत। क्या बात, ये बहरी कौम है, इसे मौत की आवाज़ सुनाई देती है फ़कत। तुम्हें इंसाफ मिल के रहेगा, क्या बात, तुम्हें इंसाफ मिल के रहेगा। निर्भया ने भी ऐसा ही किया था, क्या बात। निर्भया ने भी ऐसा ही किया था। हम स्वागत करते हैं और आभार प्रदर्शन करते हैं राहुल जी का कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और आपसे पुनः हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसी शानदार प्रतिभा जो साहित्य सृजन में और खेल के मैदान में अपनी जौहर बता रही हैं, उनसे लिया हुआ ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार। जाते जाते मैं आप सभी के सामने एक अपनी छोटी सी त्रिवेणी रखना चाहूँगा। स्वागत। जिंदगी दी है, सांस तो लेनी ही पड़ेगी। वाह। जिंदगी दी है, सांस तो लेनी ही पड़ेगी, जब मौत देगा तब सांस नहीं लूँगा। क्या बात है। जिंदगी दी है, सांस तो लेनी ही पड़ेगी, जब मौत देगा तब सांस नहीं लूँगा। गुलाम हूँ उसका, हुक्म बजाता हूँ। क्या बात, गुलाम हूँ उसका, हुक्म बजाता हूँ।